मॉर्निंग गाइस, क्विक इंट्रो। मेरा नाम है माधव और आज की इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे वाइब कोडिंग के ऊपर। जो रील्स में दिखा रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस में दिखा रहे हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट डाल के पूरी वेबसाइट बना सकते हो, 3D वेबसाइट्स बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो, SaaS लॉन्च कर सकते हो खुद का सिर्फ एक वीकेंड के अंदर, या फिर इन वेबसाइट को बना के आप 20,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो लोगों से। क्या वो एक्चुअल में होता है? क्या वो सच है? आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज हमारे साथ हैं धर्मेश भाई, जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी काम किया है, जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हैं, US क्लाइंट्स के लिए बनाई हैं और काफ़ी अच्छा खासा काम किया हुआ है। उन्होंने अपना खुद का एक एप्लीकेशन भी बनाया जो उनके कॉलेज में सब लोग यूज़ करते हैं। तो आई गेस इनसे बेहतर मुझे तो कोई इंसान लगता नहीं है हमें बताने के लिए कि वाइब कोडिंग कैसे की जा सकती है और कैसे आप एक्चुअली एक स्केलेबल प्रोडक्ट बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। धर्मेश भाई, क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया भाई, आप बताओ। मेरे बढ़िया भाई। आज हम लोग आपसे राय लेने वाले हैं, मतलब आपसे सीखने वाले हैं कि वाइब कोडिंग कैसे करते हैं और इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि रील्स वगैरह के अंदर दिखाते हैं कि यार आप एक प्रॉम्प्ट डालो और चुटकी में आपके लिए एक वेबसाइट रेडी हो जाएगा, ऐप रेडी हो जाएगा, है ना। SaaS प्रोडक्ट आप एक वीकेंड में बना के लॉन्च कर सकते हो, पैसे कमाओ, हर मंथली इतना और इतना, मतलब भर भर की चीजें हैं जो आपको ये सब चीजें बताती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो और शायद जो देख रहा वो भी स्टूडेंट हो, या फिर एक वो बंदा जो अपने कैरियर के स्टेज पे है कि वो स्विच कर सकता है, मतलब 25-26 ईयर ओल्ड है, वो स्विच कर सकता है अपना कैरियर अभी के टाइम पे। तो उसके लिए हम ये पॉडकास्ट रखने वाले हैं कि आप वाइब कोडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो, या फिर कर रहे हो ऑलरेडी तो उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आप अपनी जर्नी खुद बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आप कहाँ से आपको आइडिया है कि यार वाइब कोडिंग करनी चाहिए मेरे को, या फिर ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह बनानी चाहिए, और फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। So, hello everyone, my name is Dharmesh. I am 20 years old and currently pursuing bachelor's in computer science. So, मेरी जर्नी की बात करें तो मैंने 2023 में स्टार्ट किया था। So, उस टाइम पे चैट जीपीटी रिसेंटली न्यू आया था, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैं उससे वेबसाइट बनाया करता था। मतलब उस टाइम पे नॉर्मल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं उसको प्रॉम्प्ट देता था एंड वो मुझे कोड देता था। फिर उस कोड को कॉपी करके मैं मेरे VS कोड में पेस्ट करता था। ऐसे करते करते मैंने उसका यूज किया, मतलब खुद के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिखाई तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दो, तो मैंने उनके लिए भी बनाई। फिर ये बढ़ता गया आगे। फिर 11th-12th में मेरा मतलब कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था, तो उसमें हमको पाइथन का प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसके लिए भी फिर मैंने वहां से चैट जीपीटी की हेल्प की। तो वहां से मेरी वाइब कोडिंग की जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने वहां से उसको शुरू किया। फिर आगे आते आते अभी तो बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन उस टाइम पे हम कॉपी पेस्ट करते थे चैट जीपीटी से। एंड उस टाइम पे हमको प्रॉब्लम्स भी बहुत आती थी, जैसे कि अगर कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस टाइम पे हमको पूरा कोड रीजनरेट करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि वो चैट जीपीटी बीच में कुछ ठीक करके देगा। तो उस टाइम पे ये भी प्रॉब्लम आती थी कि पूरा आपको फाइल ही HTML पूरी रीजनरेट करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम पे, मतलब जब शुरू किया था तब एकदम एडवांस लेवल की होती थी, बट वहां से सीखने को बहुत मिला। मतलब जो बेसिक्स आपके होते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब वेब डेवलपमेंट के आपके जो बेसिक्स होते हैं वो वहां से मैंने सीखे वाइब कोडिंग के। भाई, आप उस टाइम से वाइब कोडिंग कर रहे हो जब वाइब कोडिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब कि ये वाइब कोडिंग वाला शब्द तो तभी से आया ना, जब से ये कर्सर वगैरह लॉन्च हुआ है 1-1.5 साल से। इससे पहले नहीं था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज भी लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं अपनी कोड्स लिखवाने के लिए, बजाय कि कर्सर, एंटी ग्रेविटी वगैरह यूज करने के। तो वो भी अभी भी वो उसी स्टेज पे कि यार मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और जस्ट मेरा काम हो जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमको जनरली क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज करानी होती है एज ए नॉर्मल गाय। मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट का बंदा है, उसको छोटी मोटे चेंजेस कराने होते हैं, उसको अपने लिए HTML पेज चाहिए, तो वो तो चैट जीपीटी खुद लिख देता है, तो इतना कुछ खास है नहीं। ये वाला सीन है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो आप। 11th-12th में जैसे कि आपने बताया आपके पास कंप्यूटर था, तो आप मतलब कोडिंग आती थी आपको उस टाइम पे, या फिर चैट जीपीटी 100% था आपका? उस टाइम पे मेरे को बेसिक पाइथन आती थी, मतलब जो फाउंडेशन पाइथन है आपकी, बस उतनी आती थी। ओके, मतलब आपका स्टार्टिंग से ही कोडिंग में इंटरेस्ट था ना? और थोड़ा बहुत HTML, CSS मुझे पता था, बट इतना हाई लेवल मतलब Node.js ये सब नहीं पता था। बस जो बेसिक HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और उसमें कैसे कोड लिखते हैं, बस उतना पता था मेरे को। बढ़िया भाई। जब मैं 11th में था आई गेस, तब मेरे को HTML आती थी थोड़ी सी, बिल्कुल एकदम ना के बराबर थी। मतलब आज पढ़ लिया तो आ गई, कल फिर से भूल गया। और वो वेबसाइट बड़ी चलती थी उस टाइम पे, W3 Schools।
हाँ हाँ, मतलब जो भी चाहिए सब उस वेबसाइट पे मिल जाता था आपको, है ना। तब मैंने अपने बड़े भैया से राय लेके, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस टाइम पे, राय लेके मैंने सोचा कि यार चलो पाइथन पढ़ते हैं, क्योंकि बीच में 11th 12th के बीच में गर्मी की छुट्टी आती है ना, उस टाइम पे मैंने पाइथन पढ़ी थी। और उस पाइथन का रिजल्ट कुछ नहीं आया, क्योंकि आज तक मेरे को पाइथन नहीं आती। मैंने अपने कॉलेज में पाइथन का एग्जाम दिया था, आई गॉट आउटस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी मेरे को पाइथन नहीं आती। तो वो एक अलग अलग चीज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही रहता है कि एक मतलब कर्व होता है, जैसे आपका स्टडी में रहता है ना कि आप सीखते हो फिर वो छूट जाता है रिवीजन नहीं करते तो। बेसिकली क्या था कि कोडिंग लैंग्वेजेस जो होती है ना, लोग ऐसा समझते हैं कि यार पता नहीं कैसे ऐसे लिखना पड़ता है, अजीब अजीब सी चीजें। ऐसा कुछ नहीं होता। कोडिंग लैंग्वेजेस, अगर मैं आपसे अगर कोई कोडिंग लैंग्वेज अभी पूछ लूं, आपको नहीं आती है, ठीक है, आप भी एक बार उसका सिंटैक्स देखोगे, उसको थोड़ा सा याद करोगे, फिर लिखोगे। सेम हर किसी के साथ होता है। मेन थिंग जो काम करती है दैट इज कॉल्ड सूडो कोडिंग। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्यूशन बनाया जाता है। मतलब कि अगर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन कैसे फुलफिल की जाएगी, क्या वो एक स्टेप में होगी, 10 स्टेप में होगी, या कैसे होगी। तो वो चीज है जो कि आई गेस कोडिंग में आज है, कल है, एआई कोडिंग करने लगेगा तब भी रहेगी, और एआई कुछ भी एजीआई वगैरह कुछ भी हो जाए तब भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी एक्चुअल में काम आती है। राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विथ वाइब कोडिंग। कि वाइब कोडिंग का असली प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है। मतलब जो रील्स वगैरह में दिखाते हैं, क्या एग्जैक्टली वही होता है कि आप कहीं एक प्रॉम्प्ट, जो लोग बोल रहे होते हैं कि यार कमेंट कर दो प्रॉम्प्ट और मैं तुमको एक प्रॉम्प्ट भेज दूंगा या लिस्ट भेज दूंगा प्रॉम्प्ट की, उससे काम हो जाता है, या फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा उसके लिए? देखो, वाइब कोडिंग इज इन द सेंस, मतलब ऐसा है कि आप वाइब करके कोड कर रहे हो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको दिमाग लगाना है, बट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलती है कि यू शुड प्लान फर्स्ट बिफोर कोडिंग। सो मेरा जो प्रोसेस है उसमें मैं क्या करता हूँ कि माइरो बोर्ड में सिंपली जाता हूँ, जो भी मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, एक मेरे पास चेकलिस्ट पड़ी है, उसमें से जो भी पॉइंट्स है मैं वो सब उसमें नोट डाउन करता हूँ। एक सिंपल सा फ्लो बनाता हूँ कि जो भी मुझे कोड करना है उसका नॉर्मल फ्लो क्या होगा। जैसे कि यूजर आएगा, लैंडिंग पेज पे लॉग इन करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा। मतलब अभी मैंने प्लानिंग करी प्रॉपर। फिर क्या है कि मैं क्लॉड में जाता हूँ। क्लॉड में बेसिकली आपके पास कनेक्टर्स होते हैं, तो उसमें आप कनेक्टर्स का यूज करके आप माइरो बोर्ड को आप कनेक्ट कर दो, और माइरो बोर्ड को आप एक प्रॉम्प्ट दे दो कि दिस इज माय होल प्रोजेक्ट, या आप इसको पढ़ लो अच्छे से, एंड उसकी एक समरी जनरेट करके हमें दे दो। तो उससे क्या होता है, क्लाउड को पहले सारा कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि हमने क्या प्लानिंग की है, क्या हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो उससे क्या है कि उसके बाद जो क्लाउड है हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैं जब भी वाइब कोडिंग करता हूं तो मैं प्रॉम्प्ट्स कभी खुद से बनाता नहीं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम कोई कंटेक्स्ट मिस कर गए, फिर उसको वापस हमें इटरेट करना पड़ता है, उसको वापस ठीक करना पड़ता है। तो क्लाउड इज आई थिंक बेस्ट कि आप सारा प्रॉम्प्ट एआई से लिखवा लो। बस जो भी प्लानिंग वाला पार्ट है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, वो आप खुद से बनाओ। मतलब जो भी आपको प्रिपेयर करना है, जो भी फ्लो वगैरह होगा आपके ऐप का, वो आप खुद से डिसाइड करो स्टार्टिंग में कि वो कैसा होगा। फिर लेट एआई के ऊपर छोड़ दो कि प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि एआई उसमें बेस्ट है, वो कर लेगा। तो प्रॉम्प्ट जनरेट कराने के बाद हम अपने कोई भी एआई कोडर में जाएंगे, एंटी ग्रेविटी कर्सर जो भी हो गया, फिर हम फेज वाइज उसमें प्रॉम्प्ट डालेंगे। जैसे कि अगर आप पूरा एक बार में ऐप बनाने जाओगे तो डेफिनेटली एआई हेलुसिनेट करेगा। तो इससे अच्छा है कि सब लोग यही बोलते हैं कि आप फीचर वाइज जाओ, मतलब पहले एक फीचर बना लो, फिर वो बन जाए, फिर सेकंड वाले फीचर पे आओ। तो मैं चाहता हूँ फेज वाइज, जैसे कि मैं पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ, फिर अगर उसमें ऑथेंटिकेशन डालना है तो पहले मैं ऑथेंटिकेशन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो यही एक प्रोसेस है मतलब, और इसमें आपको मतलब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करनी रहेगी। तो मेन पॉइंट तो ये है कि पहले आप प्लान कर लो अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाने से पहले, एंड फिर उसको प्रॉम्प्ट जनरेट करा के रख लो क्लाउड की हेल्प से। तो आपको फिर इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स भी अपने आप में मतलब काफी टाइम लग जाएगा अगर आप एक एक करके हर एक प्रॉम्प्ट को बनाने जाओगे तो। सो इट्स बेस्ट कि आप सब पहले प्लान कर लो, फिर क्लाउड से प्रॉम्प्ट जनरेट करा लो, फिर फीचर वाइज एक एक करके आप प्रॉम्प्ट कर्सर को दो या फिर एंटी ग्रेविटी को दो, वो उतने को कोड कर देगा। उसको आप पहले टेस्ट कर लो कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं आ रहे। एरर्स आ रहे हैं तो उसको भी फिक्स करने का एक सॉल्यूशन रहता है प्रॉपर। तो एक एक फीचर आप बनाओगे तो वैसे करके आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एंड टू एंड कंप्लीटली बन जाएगा, और इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सो दिस इज लाइक द होल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किसको कैसे अच्छे से करना है। एक्चुअली यूजफुल था आपने जो बताया कि स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक डाउन करो, जैसे कि अभी इस इमेज में दिख रहा है।
एक एक स्टेप में ब्रेक डाउन कर लो कि मुझे ये वाला फीचर चाहिए अभी, फिर मेरे को ये वाला फीचर चाहिए, फिर उसके बाद ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, फिर उसको बिल्ड करो। तो मेरे को एक बात बताओ, आप एक्चुअल में खुद क्या यूज करते हो, मतलब किससे डेवलप करना पसंद करते हो? क्लाउड से, क्लाउड कोड जो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उससे, एंटी ग्रेविटी, कर्सर या VS कोड, जो भी आपको पसंद है? तो बेसिकली मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ 2-3 वेबसाइट्स हो गई, जैसे माइरो हो गया या फिर एक्सेली ड्रॉ करके ये हो गया। तो यहाँ पे आप नॉर्मली फ्लो चार्ट बना के पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। फिर दूसरा आ गया आपका प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए, या तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो या तो फिर नॉर्मल क्लाउड का यूज कर सकते हो। मैं क्लाउड का यूज करता हूँ क्योंकि इससे माइरो कनेक्ट हो जाता है। फिर थर्ड कोडिंग के लिए मैं एंटी ग्रेविटी और कर्सर का मैं मिक्स का यूज करता हूँ। मतलब एंटी ग्रेविटी, कर्सर एंड विंडसर्फ तीनों का मैं मिक्स में यूज करता हूँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स लिमिटेड, सॉरी हमारे पास क्या बोलते हैं उसे, क्रेडिट्स हमारे पास लिमिटेड है। तो मैं स्विच करता रहता हूँ बीच में, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर हमारे पीसी में है, हम उसको किसी में भी ओपन कर सकते हैं, बस उसे कंटेक्स्ट हमें देने की जरूरत है। तो हाइब्रिड अप्रोच यूज करता हूँ मैं, तीनों का यूज करता हूँ। और एक और चीज मैं बताना भूल गया, देयर इज वन थिंग, मतलब जेमिनी CLI करके एक चीज है जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में चल जाती है। मतलब आप नॉर्मल जेमिनी CLI को कैसे डाउनलोड करते हैं उसको गूगल पे देख लो, और अपने CMD में एक कमांड आप टाइप करो तो आपका जेमिनी CLI पूरा उसमें इंस्टॉल हो जाता है। फिर वहां से आप जो जेमिनी के प्रो मॉडल्स है, जेमिनी 3 के प्रो मॉडल्स है, आप उसको यूज कर सकते हो। उसके डेली की लिमिट रहती है एक अच्छी खासी, तो वहां से भी आप प्रॉपर कोडिंग कर सकते हो। अच्छा, मतलब जो जेमिनी हमको, गूगल जो हमको डेली लिमिट देता है हमारे हर एक जीमेल अकाउंट पे API के लिए, वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है? यस, वहाँ पे हो जाता है वो। सही है। आई गेस ये वाला क्वेश्चन बिगिनर्स ही सुनेंगे और बिगिनर्स के लिए काम में आता है, लेकिन मैं एज अ बिगिनर सुनना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को भी कभी कभार बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि कैसे मैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं। क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने आता है तो आइडिया तो होता है दिमाग में, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि मैं उसको किस लैंग्वेज में करूं, किस प्लेटफॉर्म पे करूं, मैं क्या अप्रोच यूज करूं, और क्या वो प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ आइडिया, वो एक्चुअली यूजफुल होगा नहीं होगा, मतलब मेरे अलावा भी कोई यूज करेगा नहीं करेगा। क्योंकि मैंने काफी प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो मैं यूज करता हूँ, कुछ गिने चुने लोग यूज करते हैं जिनकी रेफरेंस से मैंने बनाया, मतलब नीड पे मैंने बनाए हैं, और फिर उसके बाद उसके आगे कोई यूज नहीं करता। मुझे ये चीज जाननी है, तो आप मेरे को थोड़ा इसके ऊपर बताओ कि सबसे बड़ी गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो आपने की थी जब आप बिगिनर थे, और ये वाला प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाए, जो फर्स्ट का जो इनिशियलाइजेशन फेज होता है, जैसे कि आपने बताया प्लानिंग से पहले आइडिएशन, कि भाई आइडिया वैलिडेट कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली कैसा है कि आई थिंक जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी मेरे टाइम पे, वो है कि हर चीज को एकदम स्क्रैच से बिल्ड करना। तो इस वक्त मार्केट में कैसा है, इट्स 2026 ऑलरेडी, आप जब भी वाइब कोडिंग करने जा रहे हो आपको हर चीज स्क्रैच से नहीं बिल्ड करनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आपका वेब ऐप बनाना है आपकी कंपनी के लिए, तो आपको उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन लेयर बनानी है। सो आप पूरा ऑथेंटिकेशन लेयर को स्क्रैच से नहीं बना सकते। इंस्टेड आप क्या यूज करो, आप कोई भी सर्विस, थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर लो, जैसे कि क्लर्क ऑथेंटिकेशन है, सुपाबेस ऑथेंटिकेशन है, नियॉन ऑथेंटिकेशन है। तो आप कोई थर्ड पार्टी सर्विस का यूज कर लो विच इज वे मोर सिक्योर, और वो प्रोडक्शन के लिए बनी है, मतलब एंटरप्राइज यूज के लिए वो बनी है। सो दिस इज आई थिंक कि जो सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं कि हर चीज को स्क्रैच से बिल्ड करना। एंड जैसे कि CSS में भी होता है कि CSS अपने आप में एक देखा जाए तो एक वनीला CSS होता है, उसके ऊपर काफी सारे फ्रेमवर्क्स बने, जैसे कि Shadcn UI हो गया, फिर Mantine UI हो गया। तो ये सारे काफी सारे CSS के फ्रेमवर्क्स हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ वनीला CSS यानी कि प्लेन CSS, उसको लिखने के बजाय आप नॉर्मल एक Shadcn वाला आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो एंड उस पर आप CSS लिखो, क्योंकि फिर वो आपको रीयूजेबल कोड प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एक ही बटन का आप कोड लिखो और उसको भी अपने पूरी वेबसाइट पे यूज कर लो। सो आई थिंक दिस इज द मेन, मतलब सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने टाइम पे की थी कि हर चीज को मैं स्क्रैच से बनाता था। उससे क्या होता था, मेरे क्रेडिट्स भी जल्दी जाते थे एंड मेरा दिमाग भी बहुत खराब होता था, ऊपर से टाइम भी बहुत लगता था हर चीज को बनाने में। एंड वो चीज डेफिनेटली उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आते थे, एरर्स आते थे। इंस्टेड अगर हम कोई भी पहले से बनी हुई चीज है उसका यूज करेंगे तो काम फास्ट भी होगा एंड जल्दी होगा, एंड उसमें क्रेडिट भी हमारे कम यूज होंगे। सही है भाई, ये तरीका तो मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा क्या है आलसी टाइप का आदमी हूँ। तो मैं जनरली जो होते हैं ना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वो उठाए
और उनके ऊपर चेंजेस कर लिए जो भी मेरे को करने होते हैं उसके ऊपर चेंजेस, और फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली उनके कोड पहले से ऑप्टिमाइज होते हैं, तो मेरे को बस थोड़े से चेंजेस करने होते हैं, मेरा ऐप रेडी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने अभी तक 4 के आसपास SaaS बनाए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के पहला जो मैंने बनाया था वो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था, मतलब एक एक लाइन कोड की थी VS कोड के ऊपर। एक क्लाइंट नाम से वो आता है, उसको यूज करके की थी मैंने। तब Gemini 2.5 फ्लैश चल रहा था, मैंने उसको यूज करके पूरा कोड किया था, ठीक था यूजेबल है। मैं चलो आपको दिखाई देता हूँ। चल नहीं रहा है, क्या चक्कर है? आपने बहुत पहले बनाया था क्या उस चीज को? हाँ, ये मैंने दिवाली के आसपास बनाया था। कल चेक किया था, कल तो चल रहा था ये। कल मैंने एक दूसरे डोमेन पे डाल के देखा था, इसको चल रहा था ये। मतलब लैंडिंग पेज ही चल रहा है, इसका बैकएंड पूरा बंद हो चुका है। बैकएंड एस हो रखी है उसकी पूरी। चलो कोई नहीं, छोड़ो उसको। ओके, सो मेरा जो अगला सवाल है वो बड़ा रील सेंट्रिक है। मतलब जैसे कि रील्स के अंदर दिखाते हैं ना कि 2 घंटे में ऐप बना दिया, 2 घंटे में वेबसाइट बना दी, एक प्रॉम्प्ट डाला और हमारी वेबसाइट बन के आ गई। हमारी 3D वेबसाइट बड़ी ट्रेंडिंग में इस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो उसके ऊपर भी अपन जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताओ कि कितना टाइम लगता है एक एक्चुअल वेबसाइट बनाने में, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में और एक SaaS प्रोडक्ट बनाने में? इन तीनों का बताना प्लीज। ओके, सो इन माय ओपिनियन मैंने तीनों ही चीजें बिल्ड की है, एंड ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने इसके ऊपर कितना काम किया और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है इसको बिल्ड करने का। जैसे कि एक डेवलपर की अगर मैं बात करूँ तो ही इज ऑलरेडी, मतलब उसके पास सब है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, तो उसके लिए तो ही कैन इवन डू दिस इन 1 डे। बट अगर हम नॉन कोडर्स की बात करें तो आपको मतलब पहले सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक्चुअली में उसे बिल्ड करना पड़ेगा, सारी चीजें कनेक्ट करके उसे टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसे प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये एक वेबसाइट मैंने बनाई थी, ये मैंने खुद के लिए बनाई थी। मतलब आज से 1 साल पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर भी था, तो उसमें क्या करता, मैं यूट्यूब थंबनेल्स बनाता था। तो यही मेरी, मतलब उस टाइम पे मैंने पोर्टफोलियो के लिए खुद के लिए वेबसाइट बनाई थी। और एंड इसमें मतलब नॉर्मल चैट जीपीटी से बनाई थी, मतलब कोड कॉपी किया, पेस्ट किया। ये सारे थंबनेल आपने बनाए? हाँ, अभी मैं बना रहे थे। अभी जो मेरे चैनल पे थंबनेल्स है ना, उस पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया, उससे जो निकाल के दिया मैंने वो लगा दिया। उसमें मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो यही होता है भाई, यही होता है। बहुत खतरनाक, क्योंकि खुद के लिए भाई करते हैं तो भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब लोग पैसा देते हैं ना भाई इसमें, इसलिए अपन एफर्ट डालते हैं इसमें। सही बात है। तो ये एक्चुअली इनकी वीडियो भी काफी वायरल गई थी, जैसे इसमें गए थे भाई 2-3 लाख व्यूज गए थे इसके। तो ये एक वेबसाइट बनाई थी अपन ने। फिर मैंने सेम टू सेम, मेरा दोस्त भी मतलब वो है ग्राफिक डिजाइनर है, तो उसके लिए भी ये वेबसाइट बनाई थी। तो वो तो नेक्स्ट लेवल का बंदा है भाई, उसका तो बहुत ही खतरनाक कमाता है वो तो इस चीज से। तो ये मतलब उसके लिए, मतलब नॉर्मल जो उस टाइम पे 2023 वाले टाइम पे ये मैंने वेबसाइट्स बनाई थी। ये वाइट कोड किया था आपने? हाँ, मतलब उस 2 साल टाइम पहले। हाँ, नॉर्मल चैट जीपीटी से कॉपी किया, पेस्ट किया, और उस टाइम पे भाई काफी हालत खराब होती थी ये सब करने में। लेकिन भाई ये सब एक्चुअली में वर्क करता है, मतलब कॉन्टैक्ट मी वाला भी वर्क करेगा, ये मेरे को ईमेल पे भी आएगा सीधा, फिर ये बुक का कॉल वाला भी वर्क करेगा। ये सब मतलब बहुत मेहनत से किया था उस टाइम पे कोड पे। क्रेजी यार। एक ऐप बनाया था भाई मैंने, ज्वाला नाम का। ज्वाला नाम का? हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या है, मेरे जो भी कॉलेज से मैसेजेस आते थे ना, तो वो यहाँ पे शो करता है। मतलब चलो बढ़िया, लाइट भी आ गई। तो ये प्रायोरिटी टास्क यहाँ पे शो करता है। फिर टास्क लिस्ट में जाऊंगा तो ये सारे टास्क यहाँ पे शो करेगा। डिटेल्स में जाऊंगा तो वो भी शो करेगा। तो और ये वॉइस से बात भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया चीज बना दी थी भाई ये। मतलब इसमें टास्क अपन डाल सकते हैं और फिर ये नोटिफिकेशन देगा अपने को कि भाई तेरा ये प्रोजेक्ट रह रहा है, ये रह रहा है, वो करना है। ये ना वो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, तो आपको मतलब मैनुअली कोई टास्क क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बना देगा यहाँ पे व्हाट्सएप से? हाँ, व्हाट्सएप से जो भी मैसेज आएगा ना, उसको रीड करेगा, उसका मतलब प्रॉपर प्रायोरिटी सब सेट करेगा, और यहाँ पे एक समरी वगैरह दे देगा, सब ओरिजिनल मैसेज दे देगा, और प्रॉपर अच्छे से बना के सब यहाँ पे बना देगा उसको, एंड यहाँ पे प्रायोरिटी टास्क में डाल देगा। मतलब डेली क्या करना है वो यहाँ पे बता देगा। और आपने पूरे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? पूरे कॉलेज में। अभी इसका सर्वर का इशू आ रहा है, इसलिए व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है मेरा। समझ गया मैं। लेकिन भाई क्रेजी भाई, तुमने मतलब कॉलेज के स्टार बन गए होगे तुम तो इसको बना के। तो नहीं होता कॉलेज का भाई ये है बेस्ट कोडर हमारे कॉलेज का।
ने मतलब इतना भी नहीं की, बट जो प्रॉब्लम जो बच्चों ने फेस की ना वो मतलब बहुत रियल थी। वो सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस की। फिर जब सबको सॉल्यूशन मिला ना तो मतलब एवरीवन वाज लाइक क्रेजी भाई, सही में भाई लिटरली हमारे कॉलेज के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आज तक मैसेज आ रहा है, मतलब मेरे को 1 साल हो गया उसको कंप्लीट किए हुए, उसमें आज तक मैसेज आ रहा है बैक का एग्जाम देना है बच्चों, आपको बैक का रिजल्ट आ गया है, बैक में अटेंडेंस नहीं आए हैं, जिन लोगों ने फीस, अरे भाई 1 साल कॉलेज खत्म हो गया, तुम अभी भी फीस के पीछे पड़े हो। मतलब इस टाइप के आप ही समझ लो कि ये वो मैसेजेस है जो हम कंसीडर ही नहीं करते रीड करना, मतलब नोटिफिकेशन में से देख के हटाते हैं, अरे हटा इसको कौन पड़ेगा। और इसके चक्कर में फिर जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं ना कि कल क्लास होनी है नहीं होनी है, एग्जाम कब है, वो मिस हो जाता है क्योंकि वो उसके पीछे छुपा हुआ होता है, तो आदमी दोनों ही नहीं देख पाता। तो ये एक बहुत एक्चुअल में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक्चुअल में एक प्रॉब्लम सॉल्व तो की है भाई, सही बता रहा हूँ। अगर आपने तो 2 साल पहले मिले होते ना तो आप मेरे कॉलेज में भी फेमस हो जाते, तो शायद मैं भी जाता आपकी वजह से। मेरे को कितनी खराब प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे कॉलेज में एक बार मैसेज आया कि आपका कोई तो एग्जाम होने वाला है, मतलब प्रैक्टिकल का एग्जाम था शायद, तो वो मैसेज फिर काफी ऊपर चला गया, मतलब भूल ही गया, मतलब मैं उसके बारे में भूल गया। फिर एग्जाम से 1 दिन पहले रिमाइंडर आता है उसका कि भाई टुमारो इज योर एग्जाम, तो भाई हालत खराब हो गई भाई, कुछ पढ़ा नहीं कुछ नहीं। फिर इसी वजह से, क्योंकि कॉलेज वाले एग्जाम के 1 दिन पहले रिमाइंडर डाल देंगे, लेकिन अपने को चाहिए कि भाई अपने को डेली उसका कोई रिमाइंडर आता रहे, डेली कोई पुश करता रहे अपने उस काम को करने के लिए, तो उससे क्या है फिर वो अर्जेंसी फील होती है, फिर वो काम एट द एंड हो ही जाता है, फिर डेली थोड़ा थोड़ा करते करते वो काम हो ही जाता है। तो इसमें भी ये ऐप हेल्प करता है उन सब चीजों की। ये 2 घंटे वाली रामायण खत्म करते हैं। मेरे को सबसे पहले आपसे 3 सवाल पूछना है। पहला कि वेब डेवलपमेंट, अगर मेरे को अपनी वेबसाइट बनानी है तो मुझे A to Z तरीका बताओ, फ्री वाला और पेड वाला, ठीक है, कि मैं कैसे अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, होस्ट कर सकता हूँ, मतलब प्रोडक्शन रेडी काम हो सकता है उससे। दूसरा, मैं कैसे अपना एप्लीकेशन बना सकता हूँ और प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तक कैसे पहुंचा सकता हूँ। तीसरा, मैं अपना SaaS प्रोडक्ट कैसे बना सकता हूँ, उसको लॉन्च कर सकता हूँ। तो ये 3 चीजें आप मेरे को अच्छे से बताओ एक बारी। ओके, तो वेबसाइट की हम बात करें तो इट्स एक्चुअली इजी, मतलब वेबसाइट में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती जितना आपका SaaS और एप्लीकेशन में होता है। तो वेबसाइट में आप नॉर्मली एंटी ग्रेविटी या फिर आपका लवेबल हो गया, इन सब का यूज करके भी आप नॉर्मल लैंडिंग पेज वगैरह बना सकते हो। एंड फॉर डिप्लॉयमेंट, फ्री में अगर आपको डिप्लॉय करना है तो देयर आर 2 वेबसाइट्स, पहला है vercel.com और दूसरा है netlify.com। तो इन 2 वेबसाइट्स पे आप अपनी जो भी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, आप उसको होस्ट कर सकते हो। एंड पेड अगर मैं कहूँ तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी होस्टिंगर, क्योंकि वो काफी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, आपको ईमेल प्रोवाइड करेगा, फिर SSL वगैरह वो आपको सबको प्रोवाइड करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट कि वो आपको एक वेबसाइट बिल्डर भी प्रोवाइड कर देगा, तो आप वहां से भी वेबसाइट बना सकते हो। सो डायरेक्टली। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप की अगर हम बात करें, एंड्रॉइड iOS, अगर आपको किसी के लिए भी ऐप बनाना है तो देयर आर मेनी वेज मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट वन इज कि आप फ्लटर का यूज करके मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो, एंड द सेकंड इज आप रिएक्ट नेटिव का यूज करके। तो ये बेसिकली 2 अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, ऐसा समझ लो कि ये 2 अलग अलग लैंग्वेजेस है जिसमें आप ऐप को डेवलप कर सकते हो। तो मैं जो यूज करता हूँ वो मैं एक्सपो गो का यूज करता हूँ विद रिएक्ट नेटिव। सो एक्सपो गो क्या है? एक्सपो गो एक मोबाइल पे ऐप है जिसकी मदद से आप जो भी ऐप डेवलप कर रहे हो उसको आप रियल टाइम में अपने मोबाइल पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाया, उसको मैंने एंटी ग्रेविटी से ओपन किया और उसमें मैंने कोई भी सिंपल सा कोड लिखा जैसे हेलो वर्ल्ड। अब मुझे उसे अपने मोबाइल पे देखना है तो मैं एक्सपो को अपना ऐप को इंस्टॉल करूंगा और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट को रन करूंगा। तो यहाँ पे QR कोड आ जाता है जिसको मैं स्कैन करूंगा तो प्रोजेक्ट मेरे मोबाइल पे लाइव दिखेगा। सो मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए सबसे इजी तरीका है एंड सबसे फास्टेस्ट वे। तो मोबाइल ऐप आप इससे बहुत मतलब इसमें आपको काफी सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल के कैमरे को भी कंट्रोल कर सकते हो, माइक, स्पीकर, जो भी मोबाइल के नेटिव फीचर्स है आप इसके हेल्प से उसको एक बड़ा सा एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द मोबाइल एप्स। और इसको होस्ट करने के लिए मतलब काफी सारे स्टोर्स अवेलेबल है, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सपो गो इसकी आप एक प्रोजेक्ट बनाओ एंड वही जो ऐप है आपका एप्पल के लिए भी, iOS के लिए भी चल जाएगा और एंड्रॉइड के लिए भी चल जाएगा। एंड होस्ट करने के लिए आप इसको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या फिर काफी सारे अमेजोन का भी स्टोर आता है, फिर आपका फोन पे का भी एक स्टोर आता है, तो वहां पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। बट प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आपको करना है तो
यू हैव टू पे वन टाइम फी, मतलब प्ले स्टोर में $30 की वन टाइम फी रहती है और ऐप स्टोर में ईयरली आपको अराउंड $100 पे करना पड़ता है ईयरली। हाँ ईयरली में। सो दिस इज और आदमी है मतलब इनके लिए एक तो ऐप अलग से बनाओ और फिर उसके बाद उसको मेंटेन हम करें, पैसा इनको दें। ऐसा ही सीन है। एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द SaaS, तो आई थिंक इसके लिए आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए। देयर आर मेनी फ्रेमवर्क्स लाइक आपका पास Node.js है, फिर Next.js है एंड काफी सारे हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ Next.js का, बिकॉज इसमें क्या है, आपको फ्रंट एंड और बैक एंड अलग से अलग अलग फोल्डर में कोड नहीं करना पड़ता। इसमें आप जहाँ पे फ्रंट एंड लिख रहे हो ना, उसी के साथ आप उसी में बैक एंड का कोड भी लिख सकते हो। सो दैट इज वाई मैं Next.js का यूज करता हूँ। और इसलिए नहीं कि आप मतलब एक कोडर हो, मतलब एक कोडर तो यूज करता ही है, लेकिन वाइब कोडर के लिए कैसे हेल्पफुल है, बिकॉज AI जो है वो इस पे काफी अच्छे से ट्रेन हुआ है एंड AI को एक ऐसे कोड बेस में कोड करना सबसे इजी होता है जहाँ पे कि कोड काफी सिंक्रोनाइज्ड हो। तो Next.js में जो फ्रंट एंड और बैक एंड है वो काफी सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो उस केस में AI जो है वो इजीली कोड को रीड कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। सो दैट इज वाई SaaS अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो एक Next.js फ्रेमवर्क आपको उसमें बनाना चाहिए एंड उसके ऊपर आपको कोड करना चाहिए। एंड इसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस कही भी जाती है कि अगर आप डेटाबेस का यूज कर रहे हो तो आपको उसमें ORM का यूज करना चाहिए। सो बेसिकली ORM क्या है, नॉर्मली आप जब डेटाबेस करते हो, डेटाबेस बनाते हो, तो वो होता है SQL में होता है या तो नॉन SQL में होता है। तो जैसे कि अगर हम सुपाबेस वगैरह या फिर नियॉन का यूज करें, कोई भी डेटाबेस बना रहे हैं, तो जो भी हम AI जो भी कोड लिख रहा है डेटाबेस के लिए, वो कोड AI SQL में ट्रांसलेट कर सकता है, इसलिए हम ORM का यूज करते हैं। सो ORM एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन आपका कोड और आपका डेटाबेस। तो AI को क्या है, डेटाबेस को भी मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती। एंड इसमें आप फिर MCP सर्वर का भी यूज कर सकते हो, ताकि आपके डेटाबेस से AI कनेक्टेड रहे और जो भी चेंजेस वगैरह है वो सब इजीली कर सके। सो आई थिंक ऑल द 3 सेगमेंट्स आर क्लियर। एंड आपको एक SaaS ऐप कैसे बनाना है, एक लास्ट चीज रह गई। हमने SaaS आपने जैसे बताया वैसे बनाई, लेकिन इसको डिप्लॉय कहाँ पे करें? ओके। सो अभी जो मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने Next.js का यूज किया था, बट उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए मैंने 2 सर्वर्स का एक्चुअली यूज किया था बैकएंड में। जैसे कि सर्वर की अगर मैं बात बताऊं तो आपको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्वर्स। पहला आपका हो गया परसिस्टेंट सर्वर, जो कि 24/7 ऑन रहता है। आप इसको कहीं से भी होस्टिंगर से या फिर कोंटाबो से आप इसको परचेस कर सकते हो, या फिर काफी फ्री प्लेटफॉर्म्स भी है जैसे render.com या फिर railway.com। तो यहाँ से भी आपको मतलब 1 महीने का फ्री मतलब सर्वर आपको मिल सकता है। तो दिस इज अ परसिस्टेंट सर्वर जो 24/7 ऑन रहता है। और जो दूसरा सर्वर हो गया वो आपका जैसे वर्सेल हो गया, ये लोग सर्वरलेस होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इनका मतलब सर्वर 24/7 नहीं रहता, यानी कि जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है तब तक वो रनिंग रहेगा उनके सर्वर में। एंड जैसे ही आपका प्रोसेस खत्म होगा वहाँ पे सर्वर भी आपका डेड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो दिस इज सर्वरलेस होस्टिंग। ये वर्सेल ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं सर्वरलेस होस्टिंग। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें मैंने अपने बैकएंड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एंड जो एक पार्ट है वो मैंने सर्वरलेस में डिप्लॉय किया था एंड एक जो है मैंने परसिस्टेंट वाले में डिप्लॉय किया था। तो डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने रेलवे का यूज किया था, क्योंकि वो 24/7 ऑन रहता है, वरना अगर आप रेंडर का यूज करोगे तो वो बीच में बंद हो रहता है। तो एंड सर्वर लेस के लिए मैंने वर्सेल का यूज किया था, बिकॉज इट्स द बेस्ट। इसमें आपको डिप्लॉयमेंट भी काफी इजीली हो जाता है। तो इसके लिए डिप्लॉयमेंट के लिए आई थिंक आपको एक गिटहब का अकाउंट चाहिए रहेगा, जिसमें कि आप अपना कोड पुश कर सको एंड फिर वर्सेल में या फिर रेलवे में तुरंत आपका 1 क्लिक डिप्लॉयमेंट हो जाता है। यार बहुत सही। मतलब ये सब सुनने के बाद आई गेस कोई भी इंसान अब अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको कैसे बनाना है, अपना SaaS वेबसाइट या जो भी उसको बनाना हो वो बना सकता है। एक पॉइंट रह गया जो है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे अगर मैं SaaS बना रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे को एक पेमेंट गेटवे ऐड करना है। वो कैसे किया जाएगा? और कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि यार मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसके अंदर, कुछ लोग बोलते हैं यार मैं IPL स्ट्रीम करा दूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालूंगा उसमें कि लोग उसको पढ़ने आएंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार डिस्कॉर्ड जैसा मैं बना दूंगा। उनका मोटिव ये होता है कि यार पैसे कैसे कमाएंगे, तो पैसे हम बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट दिखा के। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ से लाई जाए और ये जो पेमेंट गेटवे वाला है ये कैसे किया जाए? ओके, सो ये जो पेमेंट गेटवे वाला सीन है, इट हैज वेरी हाई स्टेक्स इन्वॉल्व। तो इसमें आप कुछ भी स्क्रैच से नहीं बना सकते हो। एंड इसको आई थिंक अगर आपको बिल्ड करना है तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सो इसके आप 2-3 प्रोवाइडर से उनका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं रेजर पे का यूज करता हूँ,
अगर मुझे लोकल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, जैसे कि यूपीआई वगैरह हो गया, तो मतलब जो लोकल मतलब इंडिया के अगर अंदर के बात करूँ तो आप रेजर पे का यूज कर सकते हो। सो उसमें भी आपको मतलब पेमेंट गेटवे डायरेक्टली अपने ऐप में इंटीग्रेट नहीं करना। रेजर पे आपको एक लिंक देता है, आप डायरेक्टली उसको अपने ऐप में डाल सकते हो। बाय नाउ बटन के पीछे आप वो लिंक डाल सकते हो, जो भी क्लिक करेगा वो सीधा रेजर पे की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से पेमेंट होगा। तो फर्स्ट चीज, आपको कभी भी पे वॉल जो है अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट नहीं करना, क्योंकि देयर आर हाई स्टेक्स इन्वॉल्व और काफी रिस्क रहता है वहाँ पे। दूसरी चीज, अगर आपको ग्लोबल पेमेंट्स को हैंडल करना है तो यू कैन यूज स्ट्राइप। सिमिलर स्ट्राइप में भी यही रहता है कि आपको लिंक मिल जाएगी, आप बाय नाउ बटन के पीछे उसे डाल दो एंड यूजर वहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, उसका पेमेंट करेगा एंड ही विल बी रीडायरेक्टेड बैक टू योर वेबसाइट अगेन। इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि जो भी आपका पेमेंट हो रहा है, सक्सेसफुल होने के बाद आपको रेजर पे या स्ट्राइप आपको एक वेबहुक पेलोड सेंड करेगा, तो आपको उसे रीड करना होगा, पेलोड को रीड करना होगा एंड जो आपके वेबसाइट में चेकआउट है उसको आपको कंप्लीट दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। सो दिस इज लाइक एक प्रोसेस है कि यूजर बाय कर रहा है, वो रीडायरेक्ट हो रहा है, वो पेमेंट कर रहा है एंड वो पेमेंट करने के बाद वापस आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है, उसका परचेज वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। तो इट्स अ साइकिल जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा एंड प्रॉपर गाइडेंस से आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, और वो एडवर्टाइजमेंट वाला? ओके, एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे आपके पास मोबाइल ऐप है या फिर आपकी वेबसाइट है, सो देयर आर फ्यू वेबसाइट, जैसे कि जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, जो मैंने यूज किया भी हुआ है, वो मैंने एडमॉब का यूज किया हुआ है, ADMOB, जो सीधा आपको गूगल से मिल जाता है। मतलब गूगल आपको उसका ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे आप वेरीफाई करा लो अपने आप को, अपना पेमेंट डिटेल सब डाल दो एंड गूगल जो है आपको प्रॉपर लिंक्स देगा जिसको आप अपने वेबसाइट के HTML में या फिर आपके मोबाइल के कोड में आप उसको पेस्ट कर दो एंड आपकी एड वहाँ पे शो हो जाएगी। तो बेसिकली आप एडमॉब में जाके जो भी एड आपको शो करनी है, जैसे बैनर एड शो करनी है या फिर उसको क्या बोलते हैं जो बीच में एड आती है, इंटरस्टियल एड जो भी होती है, तो आप उसको वहाँ पे बीच में डाल सकते हो। जैसे कोई भी रिवॉर्ड के बाद आपको ऐड दिखानी है, तो मतलब गूगल में आप जाके वहाँ पे नॉर्मल ऐड बना लो, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी एंड वो आपको AI को बोल दो, वो आपके कोड में उसको पेस्ट कर देगा। फिर आप एक बार टेस्ट कर लो, गूगल टेस्ट के लिए भी प्रोवाइड करता है टेस्ट एड्स, वो आप उसको टेस्ट कर लो एंड उसको आप डिप्लॉय कर दो। सो दिस इज द होल प्रोसेस मतलब ऐड का। मुझे अभी गूगल एडमॉब भी पसंद है एंड मैं वही यूज करता हूँ। बाकी यू कैन एक्सप्लोर मोर, अगर आप देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ओके, आई गेस वाइब कोडिंग से तो हमने जितना जानना चाहिए था उतना जान लिया है, कैसे और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। अब जो है अब वो ये है कि तुम कैसे मार्केटिंग करते हो अपने ऐप की या वेबसाइट की, या फिर कैसे इन्वेस्टर्स को लाते हो। अब ये सब चीजें बची जो कि है बिजनेस के अंदर, और उसके अंदर आई गेस हम दोनों ही बेस्ट जने नहीं है सजेशन देने के लिए। तो उसके लिए मैं कोई और बंदा ढूंढूंगा जो हमको और डीप में समझा पाए कि यार कैसे इन्वेस्टर्स को पिच करना है, कैसे अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। लेकिन फॉर नाउ अभी अपन आगे बढ़ते हैं प्रॉम्प्ट्स के ऊपर कि प्रॉम्प्ट कैसे बना जाए। मतलब प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका जो आपने बताया कि यार मैं क्लाउड से लिखवा लेता हूँ MCP सर्वर कनेक्ट करके। उसके अलावा अगर कोई वेबसाइट हो जो आपको पता हो कि भाई इधर से आप प्रॉम्प्ट्स कॉपी कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि इंस्टाग्राम वगैरह पे वो लोग बोलते हैं डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई और देखता है खोल के, मैं तो नहीं देखता भाई लिटरली। तो जब ये चीज स्टार्ट हुई थी करीब 1 साल पहले कि आप ये कमेंट करो मैं आपको ये भेज दूंगा वो भेज दूंगा, तब हम में से तो कोई नहीं देख रहा था भाई। मैं देख रहा था, डाउनलोड कर रहा था और वो पढ़ा हुआ था, बस पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सेम चीज लिंक्डइन पे हो रही है, ये सेम चीज इंस्टाग्राम पे हो रही है, यूट्यूब पे नहीं हो पा रही है क्योंकि यूट्यूब ऐसा करने नहीं देता। ठीक है, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है, हर सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज करने में लगे हैं लोग। तो वेबसाइट कोई जिसके ऊपर ये काम कर सके, कोई टेम्पलेट्स आपके पास हो, आप बता सको कहाँ पे मिलेंगे ऐसे टेम्पलेट्स वेबसाइट्स के या फिर एप्लीकेशंस वगैरह की। जैसे कि अभी अपने को पता है गिटहब है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उधर से आप लेके आ सकते हो। वो चीज बताना, कोई टेक्निक आपकी जो आपने अभी बताई MCP सर्वर, यूट्यूब रिफाइनमेंट कैसे की जाएगी, वो सब चीजें पूरा A to Z आप मेरे को बताओ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आज की तारीख में मेरे को सीखना शुरू करना है, आज की तारीख में अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं भाई वेबसाइट बनाने का बाप बन जाऊं, ठीक है, मेरे अलावा कोई मेरे से अच्छी वेबसाइट नहीं बना सके, या फिर मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ वो मेरे बराबर का तो कोई नहीं बना सके, मेरी क्लास में कोई नहीं बना सके, मेरे जानकारी में कोई नहीं बना सके, तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ within 2 days, मतलब 2 दिन के अंदर करना है मेरे को, कैसे करूंगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ज्यादा प्रॉम्प्ट्स लिखने में मेहनत नहीं करनी,
तो एक वेबसाइट है जो आपको रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करता है, उसका नाम है 21st.dev 21st.dev। मतलब ये वेबसाइट आपको लैंडिंग पेज से लेके एक आपको ग्लास वाला बटन कैसे बनाना है उसको प्रॉपर आपको बताएगा। आई थिंक ये मैं शेयर करता हूँ, ज्यादा अच्छे को समझ आएगा। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली आपको मतलब पूरी एंटरप्राइज रेडी जो भी वेबसाइट आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। मतलब बेस्ट इसका यूआई है। इसमें आप ये न्यूएस्ट वाले में भी देख सकते हो व्यू ऑल करके, मतलब जो भी आपको कंपोनेंट्स वगैरह देखने हैं तो मतलब जो 3D कंपोनेंट्स हम इससे ले सकते हैं। तो ये पूरा आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है ब्लू कलर का, तो ये आपको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा जो कि आपको एग्जैक्टली ये रिजल्ट देगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप किसी भी इसमें पेस्ट करो, कर्सर में पेस्ट करो, एंटी ग्रेविटी। भाई साहब, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है यार, डेफिनेटली। और इसमें सर्विस पूरा भाई 3D एलिमेंट है भाई, सही में इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब शेडर्स में आप देखोगे तो आपको मतलब बहुत सही सही चीजें दिखेंगी इसमें। तो बहुत सही वेबसाइट बता दी आप। ऐसी और एक भी वेबसाइट है UIZard करके, UIZARD। वो भी मतलब प्रॉम्प्ट्स आपको प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी UI कंपोनेंट्स आपको चाहिए, आप इंस्टेड ऑफ उसको मतलब सोचने के कि मैं कैसे प्रॉम्प्ट लिखूं इसके लिए, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रॉम्प्ट ले सकते हो। इधर भी प्रॉम्प्ट मिलते हैं सारे? हाँ, इधर भी प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। मतलब इसमें आप AI को बता भी सकते हो, मतलब AI को प्रॉम्प्ट दो कि आपको क्या चाहिए और AI आपको वो UI कंपोनेंट देगा, साथ में उसका एक अच्छे सा प्रॉम्प्ट भी बना के आपको देगा। इसमें आई थिंक साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ इनके टेम्पलेट्स भी है ना, वो देख सकते हैं। मतलब जो भी आपको जिस भी तरह की वेबसाइट पसंद आ रही है, आप उसका प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। बट आई थिंक ये थोड़ा सा पेड है, राइट? हाँ, ये वाला तो पेड है, प्रो लिखा हुआ है इस पे तो। रिव्यू तो कर ही सकते हैं फ्री में, बाकी तो फिर बहुत सही यार, ये वेबसाइट तो शानदार है। एंड आई थिंक इसका प्रॉम्प्ट भी अवेलेबल होगा यहीं पे कहीं पे। ऐसी देखिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, बेस्ट थी ये तो प्रॉम्प्ट वाली वेबसाइट। और कोई वेबसाइट? हाँ, एक्चुअली और भी वेबसाइट्स है। एक वेबसाइट का नाम है Mobbin, MOBBIN। यहाँ से आप मतलब नॉर्मल जो भी आपको सोचना है कि कैसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आ गई ये। हाँ, मोबाइल्स के लिए तो बेस्ट है यार ये, मोबाइल UI के लिए बहुत सही भाई, इसका UI देखो। बट अगर आपको एकदम प्रॉम्प्ट्स के साथ चाहिए तो आई थिंक 21st.dev इज द बेस्ट वेबसाइट, क्योंकि उसमें आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाल के भी बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। सही है भाई, एक नंबर। अच्छा, मतलब यहाँ इमेजेस है, मैं इमेजेस को कॉपी करके एंड देन अपने उसमें डाल सकता हूँ, एंटी ग्रेविटी वगैरह जो भी मैं यूज करूँ, राइट? और यूजुअली देखा जाए तो गूगल का स्टिच तो है ही, जहाँ से आप UI बना सकते हो इजीली प्रॉम्प्ट देके। बट आई थिंक वो इतना हर बार वो काम नहीं करता इतना अच्छे से। तो अगर जब वो काम ना करे तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस, मतलब जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब इसको एज अ रेफरेंस में यूज कर सकता हूँ, फिर मैं अपनी डिजाइन इसके ऊपर कुछ भी रख सकता हूँ। राइटिंग के लिए यूज ही कर सकते हैं यार। इसके साथ तो मैं क्या क्या बना दूंगा, मतलब अगर जैसे कि आपने बताया था कि लेट्स सपोज मेरे और आपकी जैसे बंदा है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है कोडिंग वगैरह की, उसको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी हो तो आई गेस वो एक हफ्ते के अंदर बना सकता है ना? और ये सब चीजें जो आप मेरे को बता रहे हो, प्रॉम्प्ट्स इधर से कॉपी कर सकते हो, इधर से आप ऐसे UI एलिमेंट्स वगैरह कॉपी कर सकते हो, यहाँ से डिजाइन रेफरेंस ले सकते हो। तो इसके साथ तो आई गेस एक हफ्ते ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आपके सामने रखी है। और आज के टाइम में तो ये इतना एडवांस हो ही गया है कि वो खुद से कर ही लेता है एक इंस्पिरेशन देख के। हाँ, क्योंकि इसमें अगर मैं कोई पॉइंट भूल भी जाऊं इन केस, तो ये वो पॉइंट भी मेरे को याद दिला देगा कि यार आपको ये वाला पेज इस पेज के बाद रखना है, या फिर आपके पास ये वाला सेक्शन होना ही चाहिए। जैसे कि जनरली क्या होता है, आदमी पहले यही बनाने लग जाता है कि आप प्रोफाइल सेक्शन बनाता हूँ, ये सेक्शन बनाता हूँ, वो सेटिंग सेक्शन का भी बना ही नहीं पता,
अपने मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग्स बना ही नहीं पाता ताकि यूजर उसको कस्टमाइज कर सके। वो चीज इसके अंदर क्लियरली दिख जाती है कि यार सेटिंग्स बनानी है मेरे को इसके अंदर जाके, तो ये तो बेस्ट था भाई। दूसरी चीज वेबसाइट आपने मेरे को बताई थी। वेबसाइट के अलावा मेरे को जानना है टेम्पलेट्स कहाँ से लेके आए। टेम्पलेट्स भी चलो आपने मेरे को बता दिया। आई गेस आपने सारी चीजें कवर कर दी है इसके अंदर। हे गाइस, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, सो आई थॉट कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सेकंड पार्ट कल या परसों में आ जाएगा, लेकिन उस सेकंड पार्ट के अंदर हमने एक्चुअल में एक 3D वेबसाइट बनाई और एक स्पेशल गेस्ट हम लेके आए जिन्होंने एक्चुअल में वो वेबसाइट्स AI की मदद से बना के सेल की है। मतलब कि सेम डे वेबसाइट बनाई, सेम डे सेल की। एक्चुअली में उन्होंने कैसे किया, उन्होंने सब हमको बताया, कितना प्राइस चार्ज किया, कैसे क्लाइंट्स लेके आए A to Z। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस काइंड ऑफ वेबसाइट, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन।